अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एक अजीब सा वातावरण देश और प्रदेश में छाया हुआ है। मंदिर में मस्जिद खोजी जा रही है, कहीं सर्वे हो रहा है और अब तो बात पहुंच गई है ताजमहल तक। ताजमहल में तेजो महालय ढूंढा जा रहा है और इसी बीच इन सभी मामलों में अदालतें भी सम्मिलित हो गई हैं, शामिल हो गई हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है और वहां वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे किया जाएगा कि क्या यहां पर कभी श्रृंगार गौरी का मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, उनके सहयोगी नियुक्त किए हैं और पुलिस को आदेश दिया है कि वहां पर प्रॉपर वीडियोग्राफी के जरिए ये सर्वे किया जाए। दूसरी तरफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ताजमहल का मामला सामने आया और कोर्ट ने इस मामले को एक सिरे से खारिज करते हुए तमाम महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस भी अपने आदेश के दौरान पारित किए हैं। आज हम इस मसले पर खुलकर बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ताजमहल को लेकर एक विवाद आ गया है। ताजमहल में तेजो महालय है और वहाँ पर 22 कमरे बंद हैं। इसको खुलवाने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रस्तुत की गई। याचिका में सुनवाई के दौरान जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने बहुत महत्वपूर्ण और कई चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशंस दिए, जिसमें जजों ने अपने ऑब्जर्वेशंस को इस याचिका और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर अपने आदेश में उल्लेखित किया है। इस याचिका को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन इस याचिका को खारिज करने के दौरान दोनों जजों ने अपने महत्वपूर्ण राय भी उस पर व्यक्त की है कि ताजमहल किसने बनवाया, किस प्रकार से बना, इसके नीचे क्या था, इसका आदेश पारित करने का विषय कोर्ट को नहीं है और कोर्ट को करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग है तो ये काम कोर्ट का नहीं है, ये कहकर याचिका को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की काम जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासी लड़ाई है, वो मंदिर मस्जिद पर आई हुई है और ये लगातार ये प्रकरण जारी है। मसला ये है कि अब तक इस तरह के मामले चुनाव के दौरान आते थे, लेकिन अब ये बिना चुनावी मौसम के ये मामले बहुत तेज़ी से तूल पकड़ रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है। आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस विद्यार्थी ने याचिकाकर्ता को पढ़ाई लिखाई करने, इतिहास की जानकारी लाने, MA PhD और नेट JRF करने तक के भी हुक्म दिए हैं कि पहले जाइए इतिहास पढ़िए, तब कोर्ट आइए अगर आपको कोई रिसर्च करने से रोके तो, क्योंकि ये कोर्ट का सब्जेक्ट नहीं है कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बना, क्यों बना, उसके नीचे क्या है, ये कोर्ट के विषय में दायरे के भीतर नहीं आता। इन मसलों के बाद अब उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम दूसरे तरीके के मसले और भी शुरू हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज काशी में क्या हुआ और लखनऊ में हाई कोर्ट में क्या हुआ और मथुरा में क्या हुआ, पहले इस मसले को समझ लें, आप सुन लें इससे जुड़े बयान, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैंने पर्यटन विभाग से पूछा, ASI से पूछा, सबसे पूछा, संतोषजनक जवाब हमको कहीं नहीं मिला, तो मैं न्यायालय आया। अब न्यायालय अगर कहीं भेज रहा तो मैं जाऊंगा। आज ये उन्होंने कहा कि ये जो इशू आप लोग लेके आए हैं, चारों इशू जो हमने चारों प्रेयर्स थी, उन चारों प्रेयर्स में उन्होंने कहा कि ये जो है जुडिशियबल इशू नहीं है और ये डिबेटेबल इशू है। पिटिशन में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। उनकी मैक्सिमम प्रेयर को कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया, अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी, उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। देश में कुछ अपनी वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं जो उसमें बयानबाजी करने लगते हैं, ऐसी चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। ये माननीय न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के माध्यम से कमिश्नर कोई भी मुकदमे होते हैं उसमें नियुक्त किया जाता है। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये
पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। रोज सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए नए नए फार्मूले अपनाए जा रहे हैं। इसमें अगर अदालत ने ईमानदाराना तौर पे एक्शन लेना शुरू किया तो इनकी सारी हवा निकल जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीआईएल की व्यवस्था का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था जनहित में दी गई है। आज मेरे साथ डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह, ताजमहल मामले के याचिकाकर्ता रजनीश सिंह, मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान, हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और रवि भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मैं कार्यक्रम की शुरुआत रजनीश सिंह से करना चाहता हूं। इस ताजमहल मामले के याचिकाकर्ता हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या सोचकर आप हाई कोर्ट पीआईएल लेकर गए थे रजनीश जी कि ये पीआईएल आपकी मंजूर होगी और हाई कोर्ट ताजमहल प्रकरण को लेकर कोई आदेश पारित करेगा? जी प्रणाम। मैं ताजमहल की लड़ाई आज से नहीं शुरू किया था। ये कोई अचानक से ताजमहल की लड़ाई लड़ने का विचार मेरे मन में नहीं आया था। मैंने 2019 से भारत सरकार से इसके लिए पत्राचार शुरू किया। सबसे पहला पत्र मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि ताजमहल के अंदर कुछ कमरे हैं जो रहस्य हैं मई हैं, उनको खुलवा दिया जाए ताकि जो एक सस्पेंस का माहौल है वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तब मैंने सोचा कि हो सकता मैं जो कह रहा हूँ ये कोई ये जो आपके मन में सस्पेंस है, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? और आरटीआई जी, ये जो आपके मन में सस्पेंस है इसका कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, मेरे मन का सस्पेंस एविडेंस ये है मेरे पास, क्योंकि मैं 4-5 इतिहासकारों को पढ़ा हूँ। मैं चलिए पीएनओ की किताब को सब कह रहे हैं कि उनकी किताब कहीं से प्रायोजित थी, मैं उनकी किताब पे नहीं जाऊंगा। चलिए उनकी किताब को हम छोड़ देते हैं। तो उस समय जब ताजमहल बना है जो इतिहास में लिखा है, उस टाइम पे बादशाहनामा लिखा गया था। बादशाहनामा के 402 और 403 पेज पे जो बातें लिखी गई हैं वो खुद ही ताजमहल के जो निर्माण काल है उसको विरोधाभासी दर्शा रही हैं। अगर मान लीजिए पीएनओ साहब गलत हो गए तो बादशाहनामा कैसे गलत हो गया? अगर दोनों चीज़ें गलत हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो बनेगा। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जब मैंने आरटीआई लगाई तो और कन्फ्यूज़ कर दिया गया। हमको बताया गया कि वो कमरे सुरक्षा कारणों से बंद हैं। मैंने पूछा सुरक्षा कारणों से बंद हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद हैं, तो उन्होंने बताया कि ये कमरे सुरक्षा कारणों से बंद हैं। जब ये कमरे सुरक्षा कारणों से बंद हैं तो आखिर ऐसा क्या है उन कमरों में जो इतना हाइप किया जा रहा है, उसको खोला नहीं जा रहा है? मुझे उसमें कोर्ट ने नहीं तो जाना आपके है ऊपर कि ये क्या आरोप है। लगाया कि ताजमहल आप है, उसकी खूबसूरती- पीआईएल की जो व्यवस्था दी गई है न्यायिक प्रक्रिया में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसकी मौकरी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आप। मैं माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इस व्यवस्था का मजाक कहां बना रहा हूं। दूसरा, कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जाइए पहले पढ़िए, एमए करिए, पीएचडी करिए, नेट जेआरएफ करिए, और अगर आपको रिसर्च से इतिहास को समझने से कोई रोके तब हमारे पास आइए। तो क्या अब आप कहीं दाखिला लोगे, पढ़ोगे, रिसर्च करोगे? अब माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, अगर ऐसा कोई आदेश हमको जजमेंट में मिलेगा तो उनका अनुपालन करेंगे हम। नहीं, आपको पता तो चला होगा ना कि जज साहब जब ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे तो ये बोल रहे थे। हाँ, ऐसा कुछ तो आप पढ़ोगे, रिसर्च करोगे इस पे या नहीं करोगे? जरूर करेंगे। करोगे ना? क्योंकि उन 22 कमरों का रहस्य हमको जानना है कि है क्या आखिर जो सरकारें, क्योंकि है क्या उन कमरों के नीचे जो सरकारें छुपा रही हैं, जो लोगों को सामने नहीं लाना चाह रही हैं। तो कोर्ट ने तो आज आपको एक मौका दिया है, तरीके से हाई कोर्ट ने आपको चांस दिया है कि आप जाइए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए और इस सब्जेक्ट पर आप पीएचडी करिए और इस तथ्य खोजकर कोर्ट के सामने आइए। ये तो कोर्ट ने आपको मौका दिया है। मैं निश्चित जाऊंगा, मैं करूंगा निश्चित। मैं ऑलरेडी मैं रवि भट्ट साहब को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं। आज हाईकोर्ट का फैसला और हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन, पूरी प्रोसीडिंग आपने भी सर भट्ट साहब आपने भी पढ़ी होगी। ये ताजमहल को लेकर एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। एक विश्व धरोहर है, यूनेस्को में इसको दुनिया का 7वां 8वां अजूबा कहा गया है। इस प्रकार का विवाद ताजमहल को लेकर खड़ा करना, क्या ये ठीक बात है?
मैं बिल्कुल आपसे बात कहूँगा कि इसमें विवाद करने का कोई विषय ये है ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर खाली एक कैश जो आती है, जो इसके अंदर जो ताजमहल जो है, ताजमहल का जैसे अभी ये इन्होंने जिक्र किया, पीएन ओक साहब का इन्होंने किया, पुरुषोत्तम नागेश योग का जिक्र किया है, तो मेरे को ये बताना, मैं पीएन योगेश इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर जो आदमी भी एक्सट्रीम ले लेता है वो कभी भी सही हिस्ट्री को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकता है। कोई हिस्ट्री के अंदर भी नए, जैसे बाकी विषय होते हैं वैसे इतिहास के अंदर भी नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं। उन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य के अंदर आदमी की जो नॉलेज है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। अब पीएन ओक की मैं बात करता हूँ। पीएन ओक साहब ने जो किताब लिखी थी, जिनकी वजह से बेसिकली ये ट्रिगर ऑफ हुई है कंट्रोवर्सी, पीएन ओक साहब की किताब के बारे में जानता हूँ कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। उनकी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो एक्सट्रीम के स्टेप्स लेते हैं। उनको जैसे कि एक कहते हैं, मतलब हम लाइटर वे में, मैं थोड़ा सा हल्के उसमें कह रहा हूँ कि दो चीज़ें आदमी जहाँ चाहे वहाँ देख सकता है, एक भूत और दूसरा भगवान। उसको भूत, अगर वो डरपोक है तो हर जगह उसको भूत दिख जाएगा, और अगर भगवान भी जहाँ अगर आस्था है तो जहाँ चाहे उसको वो दिख जाएगा। तो वही चीज़ है उनको हर जगह पर। वो तो ये भी कहते हैं काबा भी हिंदू जगह थी, वो तो कहते हैं वेटिकन सिटी भी हिंदू जगह थी, वो तो ये भी कहते हैं वेस्टमिंस्टर एबे भी हिंदुओं की जगह थी। ये कहाँ से संभव है? आप बताइए कि अगर कोई भी खुले कहने विचारों का व्यक्ति होगा, जो स्वतंत्र, जिसके अंदर तार्किक शक्ति होगी, क्या ऐसा हो सकता है? कोर्ट ने आज ये कहा कि पीआईएल की व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें, और अगर ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, और ये नॉन जुडिशियल काम है, गैर न्यायिक कार्य। अब देखिए, मैं न्यायालय के ऊपर तो कोई नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा कि नहीं कहा। वो मेरा विषय नहीं हो सकता है, वो मेरा अधिकार नहीं है। क्षेत्र हो सकता है पर मेरा अधिकार नहीं। पर एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा, और मैं अभी भी एक बात कहूँगा कि ये जो कमरे बंद हैं 22 जी, इन कमरों के विषय में जिज्ञासा होना बहुत स्वाभाविक है, और वो कमरे खोल के देखे जाने चाहिए। और मैं आपको कुछ, मेरा अपना एजम्पशन ये है उन कमरों के बारे में, क्योंकि मेरी अभी कल भी एक चैनल पे बात हो रही थी, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और दुनिया भर के बेस्ट ऑफ द पेपर्स में काम कर चुके, तो मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं उनकी बात बहुत जोर से काटना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी रीजन क्या हो सकता है, मेरे को बताइए। वो बोले कि उसके अंदर शायद खोलने पे वहाँ को उनको बताया गया था कि वहाँ पर वो क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, या वहाँ के जो पत्थर हैं उसके अंदर, वहाँ पर जो आदमी लोग अंदर जाएंगे तो उससे जो गैसेस निकलती हैं बहुत सारे होंगे तो उससे नुकसान होगा। दोनों ही बड़ी इनवैलिड बचकानी चीज़ें थी। हमें ये बात समझ में आज तक नहीं आई है कि सिक्योरिटी किसकी खतरे में पड़ जाएगी। किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी जो उसके कमरे में देखने के लिए जाएगा, या कि राष्ट्रीय कहना चाहिए सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। खतरा तो कोई है ही नहीं। और इसके बारे में एज्यूम तो ये भी किया जाता है कि किसी ने इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स वगैरह बहुत कभी अच्छे होंगे अंग्रेजों के टाइम पे, वो गायब कर दिए गए होंगे, और उसने कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि उसको उसके फुटप्रिंट्स पता लगेंगे चोरी की, कोई कड़ियां जोड़ पाए कोई, तो उन्होंने तो बंद करा दिया। उसके बाद वक्त बहुत आगे निकल जाएगा, वो आर्टिफैक्ट्स यहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गए हैं, दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए, और वो या ज्वेल्स वगैरह। बहुत शुक्रिया सर। मैं डिबेट के अगले चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करता हूं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एसएन सिंह जी, इन दिनों देख रहा हूं कि काशी से लेकर ताजमहल आगरा तक फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, सर्वे हो रहा है। कहीं ज्ञानवापी मस्जिद में भी सर्वे हो रहा है, तो वहाँ कोर्ट का आज आदेश आया कि ये सर्वे जारी रहेगा। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ताजमहल को लेकर अपने बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन और आदेश दिया, पीआईएल को डिसमिस भी कर दिया। इस प्रकार का वातावरण अचानक से क्यों बन रहा है? देखिए ब्रिजेश जी, पहले तो नमस्कार। आपको बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज कैमरे के माध्यम से। ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार है, हम सभी के विकास के लिए कार्य करते हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं और देश की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। अब जिस विषय पे आपने पूछा, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक आदमी से अगर दूसरे का विवाद होता है तो दो रास्ते हैं, या तो आपसी मिलजुल कर उस विवाद को सुलझाया जाए या कोर्ट के माध्यम से। एक पक्ष अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट कहता है कि इसका सर्वे करा लिया जाए,
निश्चित तौर पे कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। अगर आपको किसी बात से आपत्ति है, निश्चित तौर पे इनके वकील वहाँ कोर्ट में कहे होंगे। उसके बाद भी अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, 7 दिन पहले से मौलवी साहब कह रहे हैं यहाँ कोई आएगा तो खून खराबा हो जाएगा और हम किसी को करने नहीं देंगे, और यहाँ से लेकर हैदराबाद से आवाज़ उठाई जाती है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोर्ट जो है संवैधानिक दायरे में, उसका सम्मान होना चाहिए, और कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसके अनुपालन के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है जी। हम आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कहते हैं, बिना भेदभाव के पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसका अनुपालन कराएंगे। ऑलराइट, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक से इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा है, और आज हाईकोर्ट ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस अपने दर्ज कराए हैं आदेश लिखाने के दौरान, विशेष तौर पर ताजमहल को लेकर, और दूसरी तरफ काशी में भी एक आदेश पारित हुआ सिविल जज की तरफ से, और वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे कराने की बात चल रही है। तो अचानक से इस वातावरण के पीछे का कोई उद्देश्य आप समझते हैं? ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषंगिक संगठन और उनकी सोच के लोग जब मुख्य मुद्दों से उन्हें चुनावों को भटकाना होता है, जनता को भटकाना होता है, तब ऐसे विषय लेकर के आते हैं। इस समय के विषय ये दोनों ही, मैं आपको एक चीज़ तो बहुत साफ कह दूं, ज्ञानव्यापी के मामले में अभी ये लोग कहेंगे, हम तो एक चीज़ बहुत साफ कह रहे हैं, कोर्ट के आदेश का से असहमति हो सकती है, लेकिन कोर्ट के आदेश का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है, और अगर वहां पर कहीं कोई असामान्य स्थिति होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी है कि स्थिति सामान्य करे और कोर्ट के आदेश का पालन कराए, इसमें कहीं कोई वो नहीं। हाँ, लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर और हैदराबाद तक इनके जितने मित्र हैं, हैदराबादी मित्र, और वो लोग जो हैं वो इसकी मार्केटिंग जरूर करना चाहते हैं। भाजपा के लोग अलग मार्केटिंग करेंगे और वो हैदराबाद के इनके जो मित्र, इनकी बी टीम है, वो अलग मार्केटिंग करेगी ताकि मुख्य मुद्दों से चुनावों को भटकाया जा सके। हैदराबाद वाली टीम कौन है? अरे वो सीधे सीधे ओवैसी हैं, आपके दोस्त हैं। नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं, आपके दोस्त हैं भाई वो। अरे मेरे तो दोस्त आप भी हैं। इतने, हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं आपके इतने अच्छे दोस्त हैं वो। तो सच बात ये है कि जहां पर कोई बात आती है उसी समय एसएन सिंह जी, रुकिएगा, अभी आऊंगा आपके सारे मीडिया के जो, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, सारे के सारे उनके पास चले जाते हैं कैमरा लगा के कि साहब ये आया है, बोलिए। तब वो बोलेंगे, तब महंगाई पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, तब इस पर अंत्योदय के कार्ड आज की डेट में ये विषय नहीं आ रहा है कि साहब तो कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि पीआईएल का मजाक न बनाया जाए? अरे मजाक तो बना ही रहे हैं ये लोग। सच बात ये है कि आज इनकी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, दिया कुमारी जी, मान सिंह साहब की वंशज हैं, वो कह रही हैं कि साहब हमने हमारी जमीन पर था और हमें मुआवजा दिया था, लेकिन मुआवजा ज्यादा नहीं दिया इसलिए। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा दिया कुमारी जी, क्या नाम, मान सिंह जी की बुआ का बेटा था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, तो रिश्तेदारी तो आपकी, आप सगे रिश्तेदार उनके, और आप बता रहे हो हमने जमीन नहीं दी। जमीन कौन किसका रिश्तेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी जी के सगे रिश्तेदार हैं शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। क्योंकि क्या नाम, मान सिंह की, मैं इस फैक्ट को मतलब अप्रूव नहीं करता, मुझे मालूम नहीं। अरे मैं बताता हूं आपसे, आप अभी अप्रूव कर देंगे। मान सिंह जी, जिनकी बहन जोधाबाई थी, जिनकी क्या नाम, बुआ, मान सिंह जी की बुआ जोधाबाई थी, जो अकबर की बीवी थी। तो मान सिंह की बुआ जोधाबाई का बेटा था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां ने वो जमीन ली थी इनसे और उसका मुआवजा भी दिया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कह रही हैं कि वो वहां पर हमारी जमीन थी उनकी जमीन ली ना, अपने रिश्तेदार को। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक का इतिहास बता। एसएन सिंह जी प्लीज, एसएन सिंह जी बीच में नहीं, बीच में नहीं। डिबेट के पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा, सेकंड राउंड ओपन करेंगे अपनी बात। एसएन सिंह जी, अभी और भी चीजें आप उस पर, आप अपनी बात कंप्लीट करें, वक्त थोड़ा कम है जी। तो मैं आपसे जो आपसे, वन बाय वन, नो प्लीज, ओनली सुरेंद्र राजपूत। मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत, कि ये लोग राहुल गांधी के बाबा को, राहुल गांधी के नाना को तो करम गाली देंगे, लेकिन वही नाना और वही बाबा वरुण गांधी के हैं, वो इनके सगे लगते हैं।
सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोटों से मतलब है, सिर्फ नोटों से मतलब है, सिर्फ आज की महंगाई से मतलब नहीं है। अंत्योदय कार्ड कैंसिल करा रहे हैं ये लोग, अनाज ना देना पड़े, क्या नाम, तीन लाख किसानों का मुआवजा, मतलब वो किसान सम्मान निधि वापस ले रहे हैं। थैंक यू ऑलराइट। प्रिंस लेनिन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका लेनिन साहब। आज क्या हुआ ताजमहल वाले प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में, आप थोड़ा सा उसको डिटेल्स बताइए। देखिए, जो माननीय किस प्रकार की याचिका थी? जो याचिका इनकी रजनीश जी की थी, जिसमें इनकी उत्सुकता है, जो ये कन्फ्यूजन की जो बात इन्होंने अभी आपके सामने कही कि इनको कन्फ्यूजन होते चले गए, इन्होंने जहां जानकारी के लिए आवेदन किया वहां से इनको और कन्फ्यूजन मिला। उस कन्फ्यूजन के साथ ये हाईकोर्ट में उपस्थित हो गए कि शायद हाईकोर्ट इनके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। वो हाईकोर्ट ने इनसे प्रश्न किया था कि आपका कौन सा अधिकार है, किस अधिकार के तहत आप ये याचिका लेके आए हैं, इसमें कौन सा ऐसा तथ्य है जिस पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की आपको आवश्यकता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि किसने ताजमहल बनवाया, शाहजहां कौन था, कैसे इसका निर्माण हुआ, किन कारणों से निर्माण हुआ, ये इतिहासकारों के बीच की बातें हैं जिसका इतिहास से लेना देना है। और जो भी इस पे कमेंट कोई कर सकता है वो इतिहासकार हैं, उनका सब्जेक्ट है, ये कोई जस्टिसिएबल राइट नहीं है। तो उस पर फिर जब आगे बहस हुई तो कोई जवाब जब सही नहीं मिला, तब ये याचिका निस्तारित की गई, खारिज की गई। उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बातें और कही गई कोर्ट द्वारा? महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न यही अदालत का रहा है कि जो जनहित है वो जनहित क्या होता है, जनता का हित। ये जो पीआईएल की जो बात आप कर रहे हैं, जिस पीआईएल को इन्होंने आज अदालत के सामने दाखिल की थी, जिस पे सुनवाई हो रही थी, ये पीआईएल वो है जिसको जस्टिस भगवती ने, जिसको मूर्तिकार कहेंगे, उन मूर्त स्वरूप दिया था उन निरीह लोगों के लिए जिनकी अप्रोच अदालतों तक नहीं हो पाती है, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा होता है, ऐसे दबे कुचले लोगों के लिए आप एक याचिका दाखिल करते हैं उनके बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी में कि फला वर्ग के साथ ये शोषण हो रहा, या किसी एक इंडिविजुअल के साथ भी अगर ऐसा शोषण हो रहा है जो किन्हीं कारणों से अदालत की परिधि में नहीं आ सकता है, कोई कमजोर व्यक्ति है, बच्चे हैं, आप तमाम ऐसे अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती, अस्पतालों में इलाज नहीं होता, आप जनहित की याचिका दाखिल करते हैं, अदालत आदेश करती है। वेंटिलेटर्स नहीं थे, 2016 में पिटीशन आई और ऑर्डर्स हुए, तो ये जो महामारी आई कम से कम उससे बचत हुई। तो जनहित को पहले समझें कि जनता का हित कहाँ है, कहाँ पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको रिड्रेस करने के लिए तो क्या राजनीतिक मकसद से इस पीआईएल को दाखिल किया गया? ये तो रजनीश जी बेहतर समझ सकते हैं कि किस मकसद से उन्होंने किया था। वो मकसद इनसे जानने की कोशिश की, अदालत ने सही उत्तर नहीं दे सके, इसीलिए आज खड़े पैर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाँ, पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड। तो ये चीज़ें तो रजनीश जी के उसके ये हैं कि उनको अदालत को संतुष्ट करना था कि किन कारणों से, किन रीज़न से ये पिटीशन इन्होंने ये फाइल किया है। और उस पिटीशन पे जब इनका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इनके बिहाफ पे नहीं आया, पिटीशन में कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले, केवल जो इनकी जो आशंकाएं हैं, आर्टिकल 19 के कई जजमेंट इनके एडवोकेट ने प्रस्तुत किए, लेकिन कोर्ट ने उसको रेलिवेंट नहीं माना। देखिए, जिन जजमेंट्स को आप प्रस्तुत करते हैं उनका कोई सरोकार आपके ऊपर होना चाहिए। क्या ताजमहल जैसे किसी प्रकरण के संदर्भ में कोई पीआईएल रही है? आप अपने जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आप आ रहे हैं, ये इतिहास जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया का इतिहास है, अनेक जजमेंट से भरा पड़ा है। पीआईएल्स पे अनेक जजमेंट आपको मिलेंगे। आप एक और लाइन कोर्ट ने कही कि कोर्ट ने कहा कि ऐसी बातें ड्राइंग रूम की बातचीत के लिए हैं, ना कि कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। तो ये तो इनको ये इनकी समझदारी होनी चाहिए कि किन बातों पे आपको मैं मतीन खान को आमंत्रित करता हूं, मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मतीन खान, बहुत शुक्रिया आपका। जब बनारस की कोर्ट ये कह रही है कि सर्वे करा लिया जाए, बाकायदा वीडियोग्राफी करा ली जाए, एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाएं, और कोर्ट ने अपना कमिश्नर खुद नियुक्त किया है, फिर क्या समस्या है ज्ञानवापी का सर्वे कराने में? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत इस मुल्क की खूबसूरती इस बात में है कि डाइवर्सिटी है। इस मुल्क की खूबसूरती इस बात की है कि जो मुल्क के धरोहर हैं, चाहे ताजमहल हो
या कुतुब मीनार हो, लाल किला हो और तमाम चीज़ हैं। ये मुल्क को दुनिया के अंदर एक आइडेंटिटी है कि वहाँ ताजमहल है, वहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ लाल किला है। बाहर से बहुत से सैलानी आते हैं और इस वक्त का जो एक पॉलिटिकल सेनेरियो है, उस सेनेरियो के अंदर इनके तकरीबन भाजपा के तकरीबन 200-250 संगठन है और ये आ करके इस तरह की हरकतें करते हैं और हरकतें करके मुल्क के जो मुल्क को जो पोलराइज करने का जो काम कर रहे हैं कि ये किस नहज पे लेकर के जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से देश को तबाह बर्बाद करेंगे, किस तरह से नफ़रतें फैलाएंगे। मुल्क में 19 लाख से ज़्यादा लोग 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं। 19 करोड़ से ज़्यादा लोग, 10 करोड़ से ज़्यादा जो है बेरोज़गार हैं युवा हमारे। मतलब इस चीज़ पे कोई वो नहीं है कि मुल्क में महंगाई कहाँ चली जाए, तबाही बर्बादी पे चला जा रहा है। दूसरे देशों से तो कम से कम हम सीख ले लें कि वहाँ पे क्या हाल है। यही तो सिनेरियो था। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है तो अब आप लोगों के पास क्या विकल्प? नहीं, हम सहमत नहीं है। हाईकोर्ट तो बिल्कुल हाईकोर्ट जाएंगे और वहाँ पर इस बात में हम न्याय की गुहार कराएंगे। और मेरा तजुर्बा रहा है कि इस तरह से जो भी है कि ये पोलराइज करने के लिए, जैसे कि हमारे बचपने में था कि जब बच्चे ज़्यादा रोते चिल्लाते थे तो उनको अफीम खिला दी जाती थी, तो उससे कुछ देर के लिए वो शांत हो जाते थे, वो ना दूध मांगते थे ना रोते चिल्लाते थे। आपने तो कभी नहीं खाई अफीम? इसी तरह से आपने कभी अफीम खाई? इस तरह से अब मेरे बचपने में मुझे याद नहीं है, हो सकता है किसी ने खिलाया हो। अपनी समझ में तो आपने कभी अफीम मैं नहीं यही तो कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, पूरी बात तो आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह का आज जो भारत का जो एक सिनेरियो है वो हमारे युवाओं को, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस तरह का एक पोलराइजेशन की एक अफीम खिला दी है जिसके लिए वो अपने मुस्तकबिल के बारे में न सोच सके, अपने आने वाले भविष्य के बारे में न सोच सके, भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर न सोच सके। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर। देखिए आज दो फैसले सामने आए, एक काशी का फैसला जो सिविल जज ने किया और एक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला जो ताजमहल पे। एक दिन 2 फैसले, एक में सर्वे कराया जा रहा है और दूसरे की PIL खारिज हो रही है। देखिए जो भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक का आप स्वागत करें दूसरे को कंडेम करें। नहीं, मैं तो मानना तो दोनों पड़ेगा ना। नहीं, कोर्ट के तो सभी हाईकोर्ट का भी मानना पड़ेगा, सिविल जज का भी मानना तो भारत में रहने वाले सारे लोगों को मानना पड़ेगा। हम एग्री नहीं करते हैं काशी के फैसले से बस। तो इसके खिलाफ कोई अपील करेंगे आप? बिल्कुल अपील जाएंगे। आगे की अदालतें हैं, हाईकोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से ये लोग जो हैं मुल्क के जो तमाम धरोहर हैं उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क को खंडर बनाना चाहते हैं। और इनका जो प्लान है जिस अंदाज में तकरीबन 20,000 मस्जिदों को ये बिल्डोज़र ले आए, बिल्डोज़र ला करके चला दें, ख़त्म करें सब। रोज़ की हाय रोज़ की लड़ाई झगड़ा, TV डिबेट और ये सब ख़त्म करते हैं। जितनी मस्जिद है, मस्जिदें हैं, जितने ताजमहल हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, सब खंडर बना दें। बस इसी पे अपनी सियासत करते रहें और सत्ता में बने रहें। फिर आने वाला हशर जो है मुल्क का क्या होगा सब खुद जान लेंगे। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हैं इस डिबेट में। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। एक दिन में 2 आदेश, एक काशी से निकला सिविल जज का, दूसरा लखनऊ से निकला हाई कोर्ट का। एक फैसले में ताजमहल के प्रकरण को लेकर कोर्ट की काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ आई और काशी का फैसला भी आपको पता है कि वहाँ सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। इन दिनों जब चुनाव नहीं है तो इस तरह के मुद्दे अचानक कैसे गर्म हो रहे हैं? देखिए, यही 2 बातें के अलावा भी कोर्ट इन दिनों बड़ी चमत्कारिक फैसले कर रहा है। कल राजद्रोह पर जिस तरह से कोर्ट का निर्देश आया, पूरे देश में उसकी सराहना हुई। आज ज्ञानव्यापी पर और ताजमहल पर 2 बातें आई हैं। हमारा देश धार्मिक देश है ब्रजेश जी। भारत को सनातन संस्कृति का देश माना गया, धर्मावलंबियों का माना गया और ये सनातन संस्कृति को हजारों साल पुराना कहा जाता है। मुगलों ने जब भी आक्रमण किया, भौगोलिक स्थिति को और जो वर्तमान ढांचा था उसको प्रभावित किया, तो स्वाभाविक है कि अब इस देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जहां अयोध्या, काशी, मथुरा जितने हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं वहाँ सब जगह मस्जिद बनी हुई है। तो पहले मंदिर बना था या मस्जिद बनी थी, या मुग़लों के आक्रमण के बाद वहाँ पर जबरिया ये निर्माण कराया गया, जिसको लेकर बीजेपी ये भुनाती है।
बीजेपी का एक संकल्प था कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। भारत के लोग जो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है वो इसमें उनको आज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर धर्म तरक्की के रास्ते में कोई बाधा न बने, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, उसकी तमाम और सारी दूसरी आवश्यकताएं भी हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, लोगों का सम्मान, ये अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और समूह को संतुष्ट करने के लिए भी हैं। लेकिन देश तरक्की से चलेगा, रोजगार से चलेगा, अर्थव्यवस्था से चलेगा, दुनिया में नाम विज्ञान से होगा, वैज्ञानिकों से होगा, मेहनत से होगा। तो इस बारे में भी इस देश की चर्चा दुनिया में हो, वहाँ भी हम सिरमौर बने, ये ध्यान रखना होगा इस बहस के बीच। लेकिन हम वहाँ पर लौट आए हैं जहाँ ईश्वर मंदिर में बैठा है और फकीर सीढ़ियों पर लेटा है। धर्म और अधर्म का ये विभेद, इसको कैसे समेटा जाएगा? अदालत ही उसका एकमात्र रास्ता है और वो जो फैसले दे रही है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। जहाँ पर जिस मस्जिद में अगर वर्षों से नमाज ना हो रही हो तो वहाँ पर अगर कोर्ट कोई निर्णय करती है तो वो जनहित में उचित ही होगा, लेकिन प्रक्रिया अपनाई जा रही। ताजमहल की बात आई ब्रजेश जी, जब बहस चल रही लोग समझ रहे हैं कि ताजमहल के भीतर 22 कमरा बना है। ये ताजमहल के भीतर 22 कमरा जो बंद है वो नहीं है, ये ताजमहल के परिसर में है। कोई ताजमहल के गुंबद के नीचे ऊपर कहीं कमरा बना नहीं है। एक तो ये बात है, लोग इस बात को समझ लें आसानी से। अब इस देश की जनता को हक है, हिंदू मुसलमान दोनों जाने कि यह कमरा काहे बंद है। कोर्ट चाहे तो खुलवा दे, कोर्ट चाहे तो भाई उसने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, लेकिन हमारे यहाँ दीवानी के मामले 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल चलते हैं, साक्ष्यों पर चलते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उसके लिए बड़ा मायने रखती है। अब वो चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, ये अलग बात है, लेकिन जब ज़रूरत होती है ब्रजेश जी, तो इंसान और नेता इन दोनों का जो है भाषा बदली रहती है, और जैसे ज़रूरत ख़त्म होती है तैसे इनकी भाषा बदल जाती है। तो ये राजनीतिक वक्त की ज़रूरत भले ना हो जी, लेकिन ये माहौल बनाए रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। भारत में ये एक आस्था का मुद्दा है, राजनीति का भी मुद्दा है, ये एक ज़मीन के साथ साथ कुर्सी का भी मुद्दा है, और ये हमेशा को रिलेट करता रहेगा। कुल मिलाकर ये है कि आज जितने लोग बैठे और सुन रहे हैं, सब लोग जानते होंगे कि जब मुगलों ने इस देश पर शासन किया, आक्रमण किया, तमाम सारी हिंदू सभ्यताओं की, तमाम सारे धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदला। उसमें काशी विश्वनाथ पर भी अटैक हुआ था, वो भी लोग जानते होंगे। मुगल के आताताई हमारे आदर्श नहीं हैं, जो राजा या जो लुटेरे हुए। कुछ मुगल शासक ऐसे हुए जिनको भारत में बड़ा सम्मान आज भी दिया जाता है। जो मानवता के प्रेमी थे उनका सम्मान होगा, लेकिन और हैरत की बात यह है कि जितने मंदिर, मस्जिद, ताजमहल बने हैं, सब में तो कारीगर हिंदू मुस्लिम तो लगे हैं, सबने मिलकर काम किया है। जी बीरेन जी, लोग कहते हैं कि हाथ काट लिया गया था ताजमहल बनने के बाद, भगवान जाने, हमको तो आज तक जिसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नहीं, कोर्ट ने कहा है रजनीश से कि थोड़ा रिसर्च करो और नेट JRF करो, PhD भी करो। हाँ, लेकिन रजनीश जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे कुछ। लेकिन इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान अल्पसंख्यक समाज को भी करना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को रौंद कर नहीं, ये ध्यान रखना होगा। उसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट बहुत अच्छे अच्छे फैसले दे रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हम लोगों को इसके निश्चिंत रहना चाहिए, और संविधान है इस देश में। तो ये दोनों चीज़ें ब्रजेश जी
50-60 साल कांग्रेस ने भी राज किया। कांग्रेस कुछ काम कर गई होती तो बीजेपी को इतना मौका न मिलता। अब बीजेपी को मौका मिला है तो वो 10-20 साल की अपन व्यवस्था पुख्ता करेगी कि नहीं करेगी, चाहे वो धार्मिक भावना से करे, चाहे राशन पानी से करे, चाहे पैसा दे के करे, करने को उसका भी अधिकार बनता है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि ये छत भी तेरी, ये आसमान भी तेरा, तेरा किरदार कयामत है। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद तो कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर फिर से बना लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत रेलिवेंट बात आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि अचानक से मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये नया जो घमासान छिड़ा है, ये कब थमेगा। अंशुल कुमार लिखते हैं कि भारतीयों को यूरोप से सीख लेकर धार्मिक कट्टरता को छोड़कर आपसी मतभेद खत्म कर लेनी चाहिए। तो अरशद अली लिखते हैं कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपसी भाईचारा ही हिंदुस्तान की असली पहचान है। तो उमेश गुप्ता लिखते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। रजनीश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ये याचिका करता है ताजमहल वाले प्रकरण के, जो पिटीशन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में खारिज हुई है। रजनीश, अगर आपका क्या मत है, आपको कन्फ्यूजन किस बात को लेकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, रजनीश अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन रजनीश जो PIL लेकर कोर्ट गए थे उसमें उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग की थी और ये कहा था कि इस पर असली इतिहास पर शोध कराया जाए, लेकिन कोर्ट उनकी किसी बात से और किसी तर्क से सहमत नहीं हुई। रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मैं रवि भट्ट जी का रुख करूंगा, अभी रजनीश से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि भट्ट जी बहुत जाने माने इतिहासकार हैं। किस बात का कन्फ्यूजन है ताजमहल को लेकर, इसके बनाए जाने को लेकर, कि क्या आपको लगता है कि ये शाहजहां ने नहीं बनवाया, किसी और ने बनवाया? क्योंकि एक थ्योरी बीजेपी और उससे जुड़े लोग ये प्रस्तुत करते हैं कि इसमें कभी तेजो महालय हुआ करता था। देखिए, ये इसको तेजो महालय की जो बात शुरू हुई है, सबसे पहले इसको शुरू करा था PN ओक के टाइम से शुरू हुई थी। PN ओक जो है वो, उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि PN ओक साहब जो हैं वो इंदौर में पैदा हुए थे, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। उसके बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में भी काम किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया था। बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके अंदर देश प्रेम बहुत ज़्यादा था। ही हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर अलॉन्ग विद द जापानीज, जो उनके साथ। और जब वो वहाँ पर थे तो उस जमाने में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर भी उन्होंने रानी झांसी बाई प्ले लिखा था, जो कि इनैक्ट किया गया था वहाँ पर। मैं खाली बताना ही चाहता हूँ, बहुत देश प्रेमी, और देश प्रेमी के साथ साथ वो हिंदू विचारधारा से, सनातनी विचारधारा से बहुत ही ज्यादा। सर, एक कंफ्यूजन आज पूरे सुनवाई के दौरान और याचिका में भी था कि कंफ्यूजन किस बात का है, कि क्या वहां पर कोई हिंदू धार्मिक स्थल था या फिर उसको शाहजहां ने नहीं बनवाया, किसी और ने बनवाया, वहां मंदिर था। देखिए, मैं आपका, चूंकि आपका प्रश्न है ये, तो उसकी है कि नहीं, आप मेरी राय जानना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि बाकी लोगों का परसेप्शन क्या है, क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपना परसेप्शन तो आपको बता सकता हूं, पर मेरा परसेप्शन माने नहीं रखता है। मैं यहां पर बता रहा हूं कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि इन्होंने वहां पर ज्यादातर लोगों का ये मानना है, आप भी ताजमहल देखने के लिए गए होंगे, आप क्या आर्गुमेंट देते हैं ताजमहल के लिए, मेरे को बताइए आप कैसे। अगर आप ये कहते हैं उसके अंदर बेलबूटे जो हैं वो इस्लाम के अंदर नहीं रिकमेंडेड, वहां बना दिए गए, तो मेरे को इस बात का आप जवाब दीजिए। जब भी कोई दो कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं, तो जैसे कि आपने अपनी मातृभाषा सीखी है, मातृभाषा सीखने के लिए कभी आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा है, आपने बाकी ज्ञान जो भी लिया उसके लिए एफर्ट करना पड़ा है, पर मातृभाषा ऐसी चीज होती है जो आप बिना किसी मेहनत के सीख जाते हैं। इसी ढंग से जब किसी व्यक्ति से आप दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे के कल्चर से इंप्रेस होने लगते हैं। यही रीजन है कि जब ताजमहल के जो चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, वो होते थे, जब उन्होंने ये 17 एकड़ के अंदर इसको बनाना शुरू करा 1632 से लेकर 1653 के बीच में, तो जो इसमें हिंदू जो पैनल ऑफ आर्किटेक्ट था चीफ आर्किटेक्ट के अंदर में, उसके अंदर अनेकों हिंदू लोग भी थे।
और तो वो उससे भी इन्फ्लुएंस थे, क्या हिंदू कल्चर से भी इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए जिस ढंग के वो बेलबूटे वगैरह बनाए गए हैं जो कि स्ट्रिक्टली इस्लामिक नहीं हो सकते हैं, तो वो चूंकि हिंदुस्तान के अंदर बना है। जैसे आप चाइनीज जो फूड खाते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो जो चाइना में फूड बना उससे एकदम डिफरेंट होता है। आप चाइना में जाके खाइएगा वही नूडल्स डिफरेंट होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इस्लामिक मुगल्स ने भी यहाँ पे जो आर्किटेक्ट बनाए, चाहे वो कुतुब मीनार बनाई है, चाहे वो आपकी उन्होंने ये कहीं पर भी कुछ भी मॉन्यूमेंट बनाए, उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस तो है ही है। इसीलिए जनरली बाई एंड लार्ज उसको जो हिस्ट्री के अंदर वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसको बोला जाता है। सैनिक वो करना सैनिक आर्किटेक्चर उसको बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये, अगर आपने वो इन्फ्लुएंस देख लिया और देखने के बाद आप हिंदू 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 कहने लग गए, उसके बेस पे आपने किताब लिख दी। किताब कोई गॉस्पेल ट्रूथ है? किताब कोई जो है, कोई भी आदमी मुंह उठा के आए और किताब लिख दे 30-35 हज़ार रुपए में छपवा दे, और उसको जो सूट करता लोगों को, वो लोग उसको पढ़ के कह रहे हैं किताब में लिखा है। किताब में लिखने वाला कौन है भाई, ये तो बताइए ना हमको। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा रजनीश सिंह भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ये याचिका करता है। रजनीश, आपको किस बात का कंफ्यूजन है? आपने कोर्ट में एक लाइन कही कि ताजमहल के असली इतिहास पर शोध किया जाए, एक ये प्रश्न था आपका। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये शाहजहां ने नहीं किसी और ने बनाया था? किस बात का कंफ्यूजन है आपको? देखिए, मैंने इसलिए कहा था आदरणीय विजय जी, असली इतिहास को तमाम। हाँ आप बोले, हम लोग सुन पा रहे हैं जी, बोले आप, बोलिए आप। जी असली तमाम इतिहासकारों ने, भारत के अंदर के इतिहासकारों ने, उनके दरबारी इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं ताजमहल के विषय में। मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, लेकिन वो पत्र लेके नहीं आया हूँ जो वहाँ पे उन्होंने राजा मान सिंह से पत्थर मंगवाए थे। वहाँ पे उस पत्थर की लागत उन्होंने मात्र 40 लाख दिखाई है। अब आप ये बताएं कि वो 40 लाख में ताजमहल कैसे बन सकता है? और बैलगाड़ियों से पत्थर मंगाए गए हैं, बैलगाड़ी से इतना पत्थर कैसे आया? और जो आप चाहते क्या हो ये बताओ, मैं हिसाब किताब नहीं कर रहा हूँ कितने में बना कितने में नहीं बना, आपका कंफ्यूजन क्या है? और उसमें मजेदार बात ये है कि चलिए ये सब चीजें इतिहास की बातें हैं, उसको भूल जाएं एक बार कि वो सारी बातें गलत होंगी, अपने हिसाब से होंगी। वहां पे एक महत्वपूर्ण है, कार्बन डेटिंग टेस्ट जो है वो अपनी अलग बात कह रहा है। कार्बन डेटिंग टेस्ट के हिसाब से जो इतिहास में बताया जा रहा है कि ये ताजमहल इतना साल पुराना है, उससे 250 साल का अंतर आ रहा है। तो ये सब जो कंफ्यूजन अलग अलग जगहों पे है, नहीं जो इतिहास है, जो जितने भी इतिहास में उपलब्ध है, और भट्ट जी भी अभी कह रहे थे कि 1632 में निर्माण शुरू हुआ, 1653 तक चला, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है? हाँ कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये कार्बन डेटिंग तो आपने ये एविडेंस कोर्ट को दिखाया? वो संग्रहालयों में भी रिपोर्ट है। आपने कोर्ट को ये रिपोर्ट दिखाई? जी मैंने दिखाया था कोर्ट को। एक मिनट, भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं। रवि भट्ट जी, यस प्लीज सर, गो अहेड। भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं बोले। जी भट्ट साहब। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द जो होते हैं सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा, टीवी चैनल से लेकर ड्राइंग रूम डिस्कशन में सर्कुलेट होते रहते हैं। उनमें से एक शब्द ये है कि असली इतिहास। असली इतिहास क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं आपको बहुत लेमन एग्जाम्पल दूंगा जो कि हर एक को समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा असली इतिहास का। जब कभी भी किसी घर, आपके पड़ोस में सास और बहू के अंदर झगड़ा होता है, अगर आपकी बीवी वहां उसकी बहू से दोस्त है और आपकी माँ दोस्त है उसकी सास से, सास आके जब आपकी माँ को बताएगी जो किस्सा, उसमें ये बताया जाएगा कि असली इतिहास उस घर के झगड़े का ये है कि इसकी बहू बहुत खराब है, और बहू उसकी बातें बताएगी आपकी बहू को, तो वो बताएंगे ये बहुत, डेट सेम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर असली इतिहास ये, असली इतिहास जो आपको सूट करता है, क्या वो असली इतिहास है? हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि असली की इतिहास की खोज सर, इनको बहुत बड़ा डाउट है जो मैं रजनीश से बात करके समझ पाया, और एक लेमैन की तरह जो समझ पाया, इनको डाउट है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। अब अगर भाई अगर कोई, मैं इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है साहब। ओके, एसएन सिंह जी भी मेरे साथ कोई इलाज नहीं है। ओके, एसएन सिंह जी, क्या इस बात का संदेह उत्पन्न किया जा सकता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया? कुछ कंफ्यूजन है। ब्रिजेश जी, दो तरह की बातें देश में चलती हैं। अभी कांग्रेस के भाई का भी जवाब दे दूं, भट्ट साहब ने भी कहा और सारे पैनलिस्ट जो कुछ भी कहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी पे सीधे आरोप लगाए हैं।
अरे वोट की राजनीति के लिए क्या क्या हम करेंगे। अगर अजान पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है और कहा जाता है कि आप माइक बंद कर दीजिए और स्वतः एक पक्ष बंद करता है, क्या वहाँ वोट की राजनीति होती है? 26/11 की घटना होती है और एक धर्म का व्यक्ति पकड़ा जाता है और कांग्रेस के लोग कहते हैं वो इसलिए उसको फांसी हो रही है कि वो मुस्लिम धर्म का है। क्या ये वोट की राजनीति है? क्या वोट की राजनीति के लिए राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं? अरे किस किस चीज का जवाब दें? कोरोना काल में अगर रामायण जैसा धारावाहिक दिखाया जाता है, आप कहते हैं ये वोट की राजनीति है। हर चीज के जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। पहले दिन से मैं बता रहा हूं ब्रिजेश जी, फाउंडेशन डे से बिल्कुल स्पष्ट हमारी नीति है। हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है, लोकतांत्रिक और मूल्यों वाली पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे कार्य करते हैं। एसएम सिंह जी, आपका मत क्या है? ताजमहल लेकिन अपने शाहजहां ने बनवाया या फिर ये तेजो महालय टेम्पल है? आप क्या मानते हो? सुनिए, जिसने भी बनवाया, अगर किसी को डाउट है तो अपनी आवाज उठाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 तलाक जो अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है वहां आप अपनी आवाज उठाने जाते हैं। संविधान के दायरे में, संसद में अगर कानून बनता है उसके लिए आप आवाज उठाने चले जाते हैं और दूसरे को कहते हैं कि आवाज मत उठाइए। देश में 2 तरह की चीजें कैसे चलेगी? हर आदमी स्वतंत्र है। अगर उसके मन में इस तरह का विचार आया, निश्चित तौर पे वो कोर्ट का रुख करेगा और माननीय कोर्ट ने जो कहा उसका सम्मान करेगा। नहीं अच्छा लगेगा, अपर कोर्ट में जाएगा। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए? शुक्रिया। ओके, यस सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 3-4 बातें बड़ी साफ साफ जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से बात की जाती है ब्रजेश भाई, और वो मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाते कि शाहजहां ने बनवाया था, नहीं बनवाया था, आपका क्या विचार है? चूंकि इनके ऊपर के लोगों ने नहीं कहा होता है कि कहाँ कहो कि ना कहो, तब ये राहुल गांधी पे आ जाएंगे, 26/11 पे आ जाएंगे। अरे भाई, 26/11 पे जो वो पकड़ा गया था, कसाब जो पकड़ा गया था, उसको फांसी भी किसने दी थी और उसको प्रोसिक्यूशन किसने किया था? अफजल गुरु का प्रोसिक्यूशन किसने किया था? और एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किसने बनाए थे और हिंदुस्तान को आजाद किसने कराया था? इसको कहने की जरूरत नहीं। और उस समय अंग्रेजों की दलाली कौन कर रहे थे, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है। एक बात, हम लोगों को राष्ट्रवाद सीखने की आवश्यकता उन लोगों से नहीं है। और दूसरी बात जो अभी रवि भट्ट साहब ने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट कही, कि किताब में क्या लिखा जाता है अगर हम उसको सच माने, तो बलराज मधोक ने अपनी जीवनी में लिखा, आत्मकथा में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी के लिए इतना आपत्तिजनक लिखा है कि मैं यहां कोट नहीं कर सकता। आप बात समझिए। तो क्या हम वो बात सच मान जाए? नहीं। उस तरह से तो जवाहरलाल नेहरू के लिए भी लिखा है, इंदिरा गांधी के भी लिए लिखा है। अभी बीच में अब आप इनको नहीं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक 1 by 1 अब इनको नहीं चुप कर पाओगे। देखिए, हम मुद्दे पे रहिए ना। हाँ, मुद्दे पे दोनों लोग। तो मैं आपसे फिर मैं मुद्दे की आप क्या मानते हो कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया या नहीं बनवाया? बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये सारे विवाद, ये जो रजनीश याचिका करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। अयोध्या का कोई क्या नाम, वहां का पे क्या यार, ये ब्रजेश भाई मजाक आप कर रहे हैं के कहने से? अरे आप अपनी बात रखिए, एक सेकंड एसएन सिंह जी रुकिए। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जनता ने क्यों आपको आप अपनी बात कंप्लीट करें। मेरे पास 20 सेकंड है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, आप बोलें। ब्रजेश भाई, ये तो आप हमारे माथे पे बंदूक रख रहे हैं। आप समय कम है ना, डिबेट भी आपके पास कम है, तो आप जिन लोगों को चुप करना चाहिए उनको आप चुप नहीं बोलिए ना, आपको टाइम तो दे रहा हूं, आप कहां बोल रहे हैं? क्या है वो? तो बोलिए आप। तो दो चीजें बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ, शांत रहिए आप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दशानन के 10 सर की तरीके से, अब ये बदतमीजी कर रहा है आदमी। सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, बोलिए आप, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी, जहां पर अयोध्या के इनके अपने जो उत्तर प्रदेश के अपना वो है, क्या बोलते हैं इनको, प्रवक्ता, अयोध्या के प्रवक्ता हैं, उनके जरिए एक PIL करा करके देश को मूल मुद्दों से क्या नाम विभ्रम करना चाहते हैं, महंगाई से हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी से हटाना चाहते हैं, अपनी असफलताओं से हटाना चाहते हैं, क्या नाम सीमाओं पर जो असुरक्षा है उससे हटाना चाहते हैं। 14 से बनवाया किसने था ताजमहल? वो तो साफ साफ शाहजहां ने बनवाया था। और वो बनवाया था, वो मानसिंह की बुआ के लड़के के पोते ने बनवाया था। और जो दिया कुमारी के ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने। ओके, वो जो भाजपा की जो सांसद है ना, मैं प्रिंस लेनिन को लाना चाहता हूं। थैंक यू, 1 मिनट। देखिए प्रिंस लेनिन जी ने, एसएन सिंह जी प्लीज, विदेशी आक्रांता नो प्लीज, पूरी दुनिया जानती है कि विदेशी डिबेट के बाकी भी पार्टिसिपेंट भाजपा है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। फिर प्रिंस लेनिन बोलेंगे।
प्रिंस लेनिन, अब रजनीश के पास क्या विकल्प बचते हैं कोर्ट के इस ऑर्डर आने के बाद? और दूसरा, इस बात का कंफ्यूजन कैसे, कोई आधार है कि शाहजहां ने बनवाया कि नहीं बनवाया? आप फिर से बोलिए, मैं पहला पार्ट नहीं सुन पाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि रजनीश के पास अब क्या विकल्प बचा हुआ है कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद? और दूसरी बात, इनको कंफ्यूजन है कि शाहजहां ने नहीं बनवाया, किसी और ने बनवाया है। रजनीश जी के पास जो विकल्प है, अगर उनको अभी भी कंफ्यूजन है और वो इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो इस आदेश के अगेंस्ट एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इनको जो वहाँ की जो बेंच है वो इनको समझाएगी कि आप ने ये जो आदेश लेके आए इसमें क्या गलती है और क्या नहीं है, और वो किस तरीके से समझाती है वो आगे देखने के लिए होगा। तो जहाँ तक ये जो, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज जो न्यायालय का था कि ये जो पीआईएल है, इसको आप जिस बिंदु पे लेके आए हैं, पहले पीआईएल का महत्व आप समझ लीजिए कि पीआईएल क्या है, पीआईएल किस लिए फाइल करते हैं, किन 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 मुद्दों पे हुए। जहाँ अच्छा, आप तो बताओ कि ये शाहजहां ने बनवाया था या नहीं? आप देखिए, जितना जो जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है और जो भी पढ़ा है इतिहास में, उसमें हर जगह शाहजहां का ही नाम आता है। लेकिन अब जिस तरह से जो बातें हैं वो उनका, पर रजनीश जी कौन सा वाला असली इतिहास जानना चाहते हैं? फिर ये तो रजनीश जी को समझाना पड़ेगा और उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। अपने जब अदालत पूछ रही थी तो इनको अपना बताना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये लैक कर गए और पिटीशन डिसमिस हो गया। अगर इनकी संशय में और इनकी उसमें कोई तार्किक आधार होता तो अवश्य इनकी याचिका में कुछ बल होता और कोर्ट आगे कार्रवाई करती। एक सवाल पूछ लेता हूँ, रजनीश, आप कोर्ट को क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए कि शाहजहां ने नहीं बनवाया था? आपके पास कोई एविडेंस था? आपने कोर्ट से के समक्ष बात रखी या नहीं रखी? क्योंकि मैं उस मुद्दे पे गया ही नहीं था। मैं सिर्फ इसी मुद्दे पे गया था कि वो जो 22 कमरे बंद हैं उसका सर्वे करा दिया जाए। मैंने ना ताजमहल की खूबसूरती पे क्लेम किया था, ना ताजमहल के आर्किटेक्ट पे क्लेम किया था, ना मैंने ये कहा था कि इसको शाहजहां ने बनवाया है, ना राजा मान सिंह ने बनवाया है। मैंने सारी बातें जो इतिहास में पढ़ी थी वो सारी बताई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप वो 22 कमरे खोल दीजिए, बनवाया किसी ने भी हो, हमको उससे नहीं जाना है, हमको उसके अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाना है, हमको सिर्फ मतलब उन्हीं 22 कमरों से था बस। ओके, मतीन खान, आपको क्या लगता है कि ये 22 कमरे में क्या रहस्य छिपा हो सकता है? ये 24 की तैयारी है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, सब पोलिटिसाइज है। 22 कमरे में 24 आप देख रहे हो? हाँ, 24 ही है। ये सिर्फ देखिए मुल्क के, मुझे तो इस बात का 22 कमरे में 2024, बिल्कुल 22 कमरे में 2024। बेसिकली ब्रजेश भाई, सुरेंद्र राजपूत के कई दोस्त मीडिया वाले सब उठा लेंगे ये लाइन। मुझे 22 कमरे में 2024। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जी कि ये जिस तरह से मुल्क जिस सिमत में जा रहा है, ये एक बड़ा खतरनाक पहलू। मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, ये पूरी लिस्ट बना दें और एक साथ लेकर के आ जाएं कि भाई ये मस्जिदें गिराना है, ये मकबरे गिराना है, ये इबादत गाहें गिराना है, और मुल्क को खंडर बना दें। ये यही चाहते हैं। ये आए रोज बार बार का ये ला करके ये क्योंकि आपने पर्सनल कमेंट किया तो मैं चाहता हूँ कि एसएन सिंह इस पर रिप्लाई दे। नहीं, ये इस तरह से करना, ये क्या है? देश में अराजकता फैल रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य नहीं करती है, लेकिन आप देखे होंगे एक सरकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही थी और कोई दंगा था तो उसमें एक पक्ष को कह रही है कि छोड़ दीजिए चूंकि ये मुस्लिम है, अगर नहीं छोड़ा जाता है तो डीएमएसपी हटा दिए जाते हैं। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में विस्फोट होता है और छोड़ दिया जाता है कि दूसरे धर्म का वोट नहीं मिलेगा। 2017 से ब्रजेश जी, बड़ी जिम्मेदारी से आप बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी ने कौन ऐसा कार्य कर दिया जो सिर्फ एक धर्म के लिए कार्य किया हो? रही बात धर्मों की लड़ाई के लिए, दूसरे धर्म की रक्षा की बात हम करेंगे, का प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये संवैधानिक अधिकार था उनका कि प्रोटेस्ट करना। 24 लोग मारे हैं यूपी में, 24 लोगों को मारा है। बताइए ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं नहीं कर रहे? साहब कहते हैं लोगों को जो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ गोली चलाएंगे, गोली चलाएंगे, ये करेंगे। ये सिर्फ बुलडोजर की पॉलिसी लाए हैं, बुलडोजर करके ये देश के लोगों को बुलडोजर से डराएंगे और देश के लोगों को तबाही बर्बादी की तरफ लेकर के जाएंगे। तो मैं दोबारा आपको चैनल के माध्यम से बताता हूं, जो ग्राम इलाका है, इन्होंने जो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जिसमें इतिहास का भी कुछ उल्लेख है। अब असली इतिहास क्या है, अब ये जब रजनीश इसकी स्टडी करेंगे, जेआरएफ और नेट पीएचडी करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।